अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वहां पर क्रैशर वालों से पानी छिड़कवाएंगे जो प्रदूषण जो उड़ता है, और तो उस पर यानी कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्रैशर से फैलने वाले प्रदूषण के संबंध में पीड़ा व्यक्त करी है, उस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि प्रदूषण विभाग द्वारा समय समय पर सतत जांच की जाती है। कई बार शिकायतन जांच भी की जाती है, और जांच कब कब की गई वो ब्यौरा माननीय सदस्य को हमने उपलब्ध कराया है। और जिन क्रैशर के माध्यम से मिट्टी या वायु प्रदूषण की बात करी है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि क्रैशर मशीन, स्क्रीन, अन्य पार्ट्स को ढकना, विंड ब्रेकिंग वाल्स बनाना, इकाई परिसर में पक्की सड़क बनाना, परिसर के अंदर नियमित सफाई व पानी का छिड़काव करना, परिसर के अंदर ग्रीन बेल्ट व वृक्षारोपण करना। यदि कोई भी क्रैशर मालिक इस प्रकार के कार्य को नहीं करता है तो विभाग द्वारा जांच की जाती है, और जांच में दोषी कमी पाई जाने पर उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के माध्यम से उसको ताहिद किया जाता है कि जो कमियां पाई गई हैं उसको दूर करें, और उसके बाद जब वो कहता है कि मैंने उन कमियों को दूर कर लिया तो विभाग द्वारा दोबारा जांच कराई जाती है, और जांच में वो फिर दोषी पाया जाता है तो क्लोजर नोटिस जारी करके सीटीओ वापस ले ली जाती है और क्रैशर को बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि विभाग द्वारा समय समय पर जांच भी की जा रही है, और कोई विशेष केस आपके सामने हो तो आप मुझे अवगत करा दें, एक बार दोबारा जांच करा लेंगे, और जो क्रैशर वहां चल रहे हैं उनको ताहिद किया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो भी मापदंड प्रदूषण विभाग द्वारा तय किए गए हैं उन मापदंडों पर वो खरा उतरे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला पूरा कोई पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो रेंजर वन विभाग के और फॉरेस्टर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अभी इसी प्रकार जो आपके रेंजर और आपके रेंजर वगैरह ये आपके प्राइवेट आदमी लगाए गए, और जो बेचारे मकान बनाने के लिए तो वो बनाने के लिए छोटे जो किसान हैं वो ट्रॉली में पत्थर लेके आते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, और बड़े जो माफिया हैं वो यानी आपके अवैध खनन करते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, उनसे मंथली बांधी हुई है। क्या सरकार उन पर पाबंदी लगाएगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने अवैध खनन को लेकर के बहुत सख्त नियम बनाए हैं, और वन विभाग लगातार अवैध खनन करने वालों के बाद सख्त कार्रवाई भी कर रहा है, और पेनल्टी का प्रावधान भी हमने बहुत सख्त किया हुआ है। प्रश्नकाल पूरा। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर की प्रमुख ड्रेनेज परियोजना CFCD का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री संजय कुमार सदस्य की ओर से नगर परिषद डीग के कार्मिकों का नगर पालिका बसेड़ी का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अमीन काग जी सदस्य की ओर से जयपुर शहर के परकोटा स्थित दरगाह की छत निर्माण कार्य के दौरान हुए विवाद से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रामनिवास गावड़िया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र परबतसर में सड़कों का निर्माण नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश में उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से उप जिला चिकित्सालय नोहर में ब्लड बैंक एवं टोमा सेंटर का संचालन प्रारंभ न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना में वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अनिल कुमार कटारा सदस्य की ओर से प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री मनोज कुमार सादलपुर सदस्य की ओर से प्रदेश में यातायात सुधार अभियान में किए जा रहे चालानों से
उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की स्थिति एवं मांगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में निराश्रित गोवंश से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से हीचर प्लांटेशन खानपुर की सुरक्षा दीवार के पत्थर चोरी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से प्रदेश में वन भूमि पर जूली फलोरा की आड़ में अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में गौशाला की भूमि का बेचान किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री दीनदयाल सदस्य की ओर से दौसा तहसीलदार द्वारा की गई अभद्रता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में वृक्षों के संरक्षण हेतु किए जा रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल की गिरदावरी नहीं करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री हाकिम अली खां, श्री दीनदयाल, श्री हरीश चौधरी एवं श्री चंद्रभान सिंह चौहान को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री बहादुर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वैर के हलेना में निर्मित ट्रोमा सेंटर का संचालन शीघ्र प्रारंभ किए जाने के संबंध में। श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जल ग्रहण योजना अंतर्गत जमा की गई राशि के संबंध में। श्री केसाराम चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गांव देवली पाबूजी में हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत का भव्य पेनोरमा बनाए जाने के संबंध में। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में सीमावर्ती जिलों में फ्लोराइड युक्त पेयजल से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड महुआ का संचालन दौसा डिपो से करवाए जाने के संबंध में। श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भीरानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में शिलान्यास या लोकार्पण के राजकीय समारोह में स्थानीय विधायकों की उपेक्षा किए जाने के संबंध में। श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले में मांस मछली की दुकानों का संचालन नियमानुसार करवाए जाने के संबंध में। श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में। श्री अनिल कुमार शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित गौशालाओं के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु जिला स्तर पर गोपालन अधिकारी नियुक्त किए जाने के संबंध में। श्री घनश्याम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किए जाने के संबंध में। श्री गुरवीर सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने के संबंध में। श्री हल्लाल सहारण सदस्य की ओर से चुरू जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय की स्थापना किए जाने के संबंध में। श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को विद्युत कनेक्शन में आरक्षण दिए जाने के संबंध में। श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिलानी की पेयजल समस्या के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। शिलाका द्वारा चयनित सूची। आज शून्यकाल में बोलने के लिए उन 50 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां
चयनित की गई जो निम्नानुसार है। श्री मनीष यादव, उप जिला एवं ट्रॉमा अस्पताल शाहपुरा जयपुर के निर्माण में हो रही देरी के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रफीक खां, भ्रष्टाचार के संबंध में। श्री बाबू सिंह राठौड़, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारियों के अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुभाष मील, फॉर्म पौंड पर विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में। श्री हाकिम अली खान। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। आपके द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी, स्थायी निर्देश होने के बाद भी आसन पैरों पे होने के दौरान माननीय सदस्य गतिविधि करते हैं। विपक्ष के 2 विधायक बाहर गए, उनमें से एक वापस भी आ गए, एक और विधायक बाहर से अंदर आए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं, कोई नहीं हिला इधर से, कोई नहीं हिला, इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा काम है, ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं सभी सदस्यों को अपनी ओर से वापस एक बार स्मरण करा रहा हूं, जब आसन पांव पे हो न तो कोई सदस्य अपनी सीट से उठेगा और न कहीं बाहर जाएगा, इससे कोई भी अधिकारी भी अपनी सीट से नहीं उठेगा। आगे यदि ध्यान आया तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्री हाकिम अली खान। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले राजस्व मंत्री जी को तो बुला लीजिए, वो राजस्व मंत्री जी छोड़ के चले गए। अब तो बैठ गया ना, अब तो आप बोलो। राजस्व मंत्री जी चले गए। अरे आप बोलो ना, मंत्री नहीं है। अरे आपको बोलना है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बहुत गंभीर मुद्दा है, गाय गाय करके गाय के नाम पर वोट लेके ये लोग आज आके सत्ता में बैठ गए, लेकिन गाय की जमीन को बेचा जा रहा है, गौशालाओं की जमीनों को बेचा जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में सन 1959 में राव राजा कल्याण सिंह जी के द्वारा एक पट्टा जारी किया गया था। भामाशाहों ने एक जमीन खरीद करके और गौशाला के लिए दान की थी। उस जमीन का पट्टा राव राजेंद्र सिंह जी का आज भी वो पट्टा मौजूद है। उस जमीन को और भूमाफियाओं द्वारा और उस स्तर पर लेकर के लोगों को सह लेकर के सारा लेकर के और उस जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री बना करके एक ही दिन में उस जमीन से स्टे उठना, एक ही जमीन उसका रजिस्ट्री बनना और उसी दिन उस जमीन का 3 घंटे में सारा काम हो जाना, स्टे का नामांकन खुलना, रजिस्ट्री होना। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से और गोपाल मंत्री बैठे उन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकरण का एक विशेष कमेटी गठित करके और इसकी जांच कराएं कि इसके पीछे कौन कौन है। ये कोई वहां नीचे लेवल का काम नहीं है, जरूर इसके ऊपर उच्च लोगों का ऊपर से लोगों की सह है, उनकी सह के बगैर ये काम नहीं हो सकता। इसका भंडाफोड़ किया जाए कि इसके पीछे कौन कौन आदमी किस किस की सह के ऊपर ये बड़ा घोटाला किया गया है। ये तकरीबन 1100 बीघा जमीन का मामला है अध्यक्ष महोदय, कोई बीघा 2 बीघा का नहीं है, 1 करोड़ रुपए बीघे की जमीन है, 1100 करोड़ रुपए की जमीन है वो भूमि। और गौशाला के लिए गौशाला की जमीन थी, गायों के लिए भामाशाहों ने जमीन दी हुई थी। उस जमीन को और 9/2/2026 को 3-4 दिन पहले वहां के अधिकारियों ने रजिस्ट्री बना करके और उसका नामांकन खोल दिया गया। मात्र 2.5 घंटे के अंदर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि 2.5 घंटे में उसका नामांकन खोला गया। लोग 10-10 महीने के 1-1 साल तक पीछे घूमते रहते हैं, पटवारियों के और तहसीलदारों के, उनका नामांकन नहीं खुलता। और उसका इतना बड़ा एक रजिस्ट्री हुई थी, उसका 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा काम हुआ। इसके पीछे कौन है, इसका जांच होनी चाहिए और उस रजिस्ट्री को निरस्त करो, उस नामांकन को निरस्त करो। अन्य फतेहपुर विधानसभा नहीं, आसपास के लोग, गो भगत और सर्व समाज 36 कौम वहां धरने पे बैठी हुई है। अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी भी देंगे, लेकिन उस जमीन को नहीं खाने देंगे भूमाफियाओं को। ये मैं आपको सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार वक्त रहते जाग जाइए और उन अधिकारियों को बात करके और रजिस्ट्री को निरस्त कराए और निरस्त करा करके और गौशाला की जमीन वापस नाम खुलवाए। अन्यथा वहां बहुत बड़ा एक जन आक्रोश आंदोलन शुरू होने वाला है। कल भी वहां बहुत लोग धरने पे बैठे हुए थे, SDM कार्यालय के बाहर धरने बैठे हुए थे। इसलिए गाय के नाम पर वोट लेके सत्ता में तो आ गए, लेकिन गायों की रक्षा करना भी सीखो कि एक जयपुर के अंदर एक गाय का बछड़े का सर कटा हुआ मिला है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को क्या कर रहे हो आप लोग? उस गाय के बछड़े का सर किसने काटा, क्यों काटा, उसके पीछे क्या मंशा थी, ये सारी की सारी जांच होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय, पीछे क्या वो जमीन खा रहे हो? श्री दीनदयाल मंत्री तो धन्यवाद सभापति महोदय। नहीं है, किसको सुना रहे बताओ? मंत्री गायब है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने
मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। आपका विषय आ गया। मैं आपका ध्यान हाल ही में दौसा विधानसभा क्षेत्र में कई जगह दलितों के मकान तोड़े जाने अब 80 व कई वर्षों से निवासरत दलितों के मकान नहीं बनने दिए जाने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकार के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन में कार्यरत एक सिरफरे अधिकारी ने दलित समुदाय के अधिकांश मकानों को बनने से वे कई बार सरकारी तंत्र से तोड़े जा रहे हैं, जो अनुचित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में दौसा जिलों में कितने गैर दलितों के मकान तोड़े व मकान बनने से रोके। एक निर्वाचित और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के कारण स्थानीय निवासियों के आग्रह पर मैं एक मौका स्थल पर गया तो वहां स्थानीय नियुक्त अधिकारी ने मुझे जैसे एक लोकतांत्रिक और विधिवत सम्मत रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ जो असभ्य असंयमित गैर पेशेवर व्यवहार किया, क्या वो उचित है? और यदि उक्त अधिकारी का यह व्यवहार उचित है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? उक्त अधिकारी ने जो भाषा का उपयोग किया, मैं जिले का मालिक हूं, मैं जमीन का मालिक हूं, स्थानीय दलित निवासियों के विरुद्ध जिस शताब्दी का प्रयोग किया वह निरंतर असभ्य, अमर्यादित, अवैधानिक है। क्या एक विधायक का इस प्रकार का अपमान मुख्यमंत्री सहित सदन के आप सहित अध्यक्ष महोदय 200 विधायकों का अपमान है? आप कब तक सहते रहेंगे? एक अधिकारी सरकारी जमीनों का मालिक दलितों का कब्जा करवा रहा है, इसमें आप लोग को ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरी बात मैं आपसे कब तक आप दलितों पे अत्याचार करते रहेंगे? मैं एक दलित विधायक हूँ, आप कब तक आगे थे? व्यवस्था का प्रश्न है। हरीश चौधरी अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कार्रवाई करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं कार्रवाई करूंगा। आपको अनुमति इसलिए थोड़ी थी। ये अनुमति आपको एमएलए साहब नहीं। श्री हरीश चौधरी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री हरीश चौधरी अध्यक्ष जी, नहीं तो अगला पुकारूंगा। अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट रुको भाई। ये बदतमीजी, अरे ये अनुशासनहीनता पसंद नहीं है। ये अनुशासनहीनता उस दिन भी की और आज भी कर रहे हो, मुख्यमंत्री के सामने भी की, आज भी कर रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जाइए। व्यवस्था का प्रश्न है। आप जाइए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अरे रुको भाई, ये सदन है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य पे जिस प्रकार का एक अधिकारी के द्वारा व्यवहार किया गया, ये बात सदन में पहले भी आ गई। महोदय, मैं सरकार नेता की प्रतिपक्ष किस नियम के तहत बोल रहे हैं? व्यवस्था के प्रश्न से बोल रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न शून्यकाल में नहीं होता। आप बताओगे क्या? नहीं होता। आप बताओगे नियम? व्यवस्था का प्रश्न शून्यकाल में नहीं होता। आप किस नियम से बोल रहे हो? नहीं होता। आप किस नियम से बोल रहे हो? वहाँ भी नेता नियमों को तोड़ रहा है, यहाँ भी नेता नियमों को तोड़ रहा है। आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं चलते हो। नियम प्रक्रियाओं से भी आप अलग से चल रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं हरीश चौधरी को वैसे पुकार चुका हूँ। बैठिए। आज आते जाते रहते हैं, कल भी आप इधर आएंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक माननीय सदस्य की अपनी एक गरिमा है। जिस अधिकारी ने ऐसा कृत्य किया है उस पर आप कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? सरकार जवाब दे इसका। मान्य हो गया। जवाब दिलवाओ। आपका विषय आ गया। हरीश चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, लगातार इस सदन में ये बात दोहराई जा रही है, विकास भी और विरासत भी। अध्यक्ष महोदय, ये विरासत है क्या? मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल है, क्या ये विरासत सिर्फ पत्थर से बने हुए भवन है या विरासत कुछ और है? आप उस विरासत की जड़ तक क्यों नहीं जाते हो? अध्यक्ष महोदय, पहले खेजड़ी आई, फिर जीवन आया और उसी जीवन ने थार को रेगिस्तान नहीं सभ्यता दी।
ये जो थार को हम लोग नहीं जानना चाह रहे हैं, इस खेजड़ी की योगदान को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये खेजड़ी जोगाराम जी जिस संप्रदाय से आते हैं, इनका संप्रदाय भी अभी चर्चा कर तो अगर मेरे नाम से कोई पुकारे तो पहले मुझे नोटिस दे दे। हाँ, नाम नहीं दे। नहीं, ये बातें कर रहे थे साहब, ये बातें कर रहे तो नोटिस भी दे दूंगा। जो अधिकार है वो नोटिस भी दे दूंगा अगर आप मांग रहे हो तो। इस खेजड़ी के संदर्भ में अपना विषय रखो। सिर्फ इनका संप्रदाय नहीं, आपसे ज्यादा प्रेम होगा। जसनाथ जी ने, जंबेश्वर जी ने, तमाम संप्रदाय जो थार से आया हुआ, उन्होंने भी खेजड़ी के संदर्भ में हम लोगों को एक मार्ग बताया। क्या हम लोग इस मार्ग पर चल रहे? नहीं। ये खेजड़ी सामान्य पेड़ नहीं है, ये हंसी मजाक से आप इसको टाल रहे हो। एक खेजड़ी होती क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान को कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा मुझे आज प्रतीक हो रहा है। खेजड़ी एक दिन में, एक साल में, 5 साल में उगने वाला पेड़ नहीं है। खेजड़ी की उम्र क्या है जो आप लोग कह रहे हो कि एक पेड़ की जगह और पेड़? 400 साल खेजड़ी की औसतन उम्र होती है। कितने लाख खेजड़ी हमने पिछले सालों के अंदर कटाई? 25 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। आज ये सवाल हम लोगों के सामने है। एक वो पीढ़ी थी जिस पीढ़ी ने खेजड़ी को बचाने के लिए अपना सिर दिया। कम कर दो। आज हम लोगों की पीढ़ी विफल हो रही है, ये हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। दोषारोपण नहीं है। आप सरकार की महिमा मंडल कर रहे हो, ये सरकार की बात नहीं है, पूरी पीढ़ी की बात है। इस खेजड़ी के संदर्भ में जो आंदोलन चल रहा है बीकानेर में और बाकी राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब 3 अंशी एक्ट बना था 1954 के अंदर, जब इस खेजड़ी को एक प्रॉपर्टी के तौर पर लिया गया था, कि उस वक्त कोई पत्थर के महल या और कुछ नहीं था हम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ वो जमीन जिसका मालिकाना हक हम लोगों को मिला और उसके साथ सिर्फ खेजड़ी मिली। आगे विषय। तो इस खेजड़ी को बचाने के लिए नियम बने और नियम के साथ साथ मंशा भी होने चाहिए। मंत्री जी ने बोला कि सरकार चाह रही है, सरकार एक तरफ तो ये बात कर रही है और दूसरी तरफ हजारों खेजड़ी पिछले 10 दिन के अंदर राजस्थान में कट हुई है। हाथ जोड़कर निवेदन है, ये दोषारोपण नहीं, इस खेजड़ी को सदन पूरा मिलकर बचाए, मेरा निवेदन है। विराजिए, विराजिए। सब कहते हैं माननीय नहीं, आप तू मैं आप मैं इधर बात नहीं करो, इसे टालम टोल नहीं कर रहे, सबकी जिम्मेवारी है। वरिष्ठ है, आप बोलना आता है, आपसे तेज बोलना आता है, अरे माननीय तर्क से सदस्य, बोलना आता है। माननीय आप इधर बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, जो आपकी जिम्मेवारी आप उसमें विफल हो रहे हो। आप तो सरकार के तौर पर जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो, वो टाल रहे हैं। हो गया विषय हो गया। 4 मिनट हो गए। दो विराज 4 मिनट हो गया सर, 1 मिनट जवाब दिलवा दो। चंद्रभान सिंह, अंकित नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं, 1 फरवरी 2026 मंत्री जी खुद ही कहना चाह को रहे, मंत्री जी खुद ही कहना चाह रहे हैं कि हम चित्तौड़गढ़ कानून जिले बना में रहे हैं। ओलावृष्टि हुई थी। चंद्रभान सिंह, उस ओलावृष्टि की वजह से चंद्रभान सिंह, मेरे वहां ओसड़ी, खोर, ओरडी, गटियावली, एराल, खेरी, गिलोंड, उदपुरा, बरसिंगुड़ा, अमरपुरा, पालसा, इंडियापन, फिर और नीचे पूरे घाटे के अंदर बारिश के साथ साथ इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं, उससे फसल भी पूरी नष्ट हो गई और फसल के साथ साथ हमारे वहाँ अफीम आने वाली है, अफीम के डोडे पूरी तरह से नष्ट हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आती हैं, उसी में से ओढ़ना पड़ना भी फसलों की बड़ी आपदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी आपदा आती है, मेरा ऐसा निवेदन है कि जिला प्रशासन, उपखंड तहसीलदार, गिरदावल अधिकारी स्थानीय स्तर पर ऑटो मोड में रहना चाहिए। आपदा आते ही मौके पर सर्वे कर पीड़ित का निश्चित समय पर राहत प्रदान की जा सके। क्योंकि आजकल नुकसान संबंधी सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पर भेजना होता है, उसी देरी के कारण पीड़ित किसानों को मुआवजा 4-5 साल से नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है
वो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, उनको ऑफलाइन रखें। और अभी जो हमारे फसल का खराब हुआ है उसकी सर्वे कराएं। और नारकोटिक्स को सरकार, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, अपने नारकोटिक्स विभाग को भी लिखे जितने भी अफीम का खराब हुआ है उसकी जांच करवाएं, उनको उचित मुआवजा मिले और उनको अफीम के डोडे चूरे के दाने लेने की अनुमति दें, क्योंकि हमारी फसलें चौपट हो चुकी है, किसान काफी दुखी है और काफी लोग उसमें पैसा खर्च कर चुके हैं। ऐसा मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि उनकी सर्वे कराकर उनको मुआवजा दें। धन्यवाद। श्री बहादुर सिंह, श्री बहादुर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय नियम 2095 के तहत 295 के तहत विशेष उल्लेखनीय प्रस्ताव। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बैर में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग स्थिति कस्बा हलैना में विगत 5 वर्ष पूर्व ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया था, किंतु विभागीय लापरवाही के कारण इस ट्रॉमा सेंटर का संचालन आज दिनांक तक भी सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं किया गया। प्रदेश की जनता के करोड़ों रुपए से बना हुआ ये भवन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण विरत पड़ा हुआ है। इस भवन में ना तो चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, ना ही आवश्यक उपकरण एवं मशीनें लगाई गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हलैना कस्बा स्थित ये ट्रॉमा सेंटर जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन होने वाली दुर्घटना में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे उन्हें अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें एवं उक्त ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण एवं चिकित्सकीय पदों की नियुक्ति करने की कृपा करें। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से पुनः माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ट्रॉमा सेंटर का शीघ्र ही सुचारू संचालन हेतु संबंधित को आदेश प्रदान करने सहित आवश्यकता जीवन रक्षक उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रवण कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखन प्रस्ताव झुंझुनू जिले के पंचायत समिति सिंघाना बुहाना सूरजगढ़ के जल ग्रहण के एवं जमा राशि के संबंध में। महोदय, हमारे किसानों से लिखा है वही पढ़ो, वो मेरे याद है, अक्षर अंक नहीं याद होगा। है, याद। मुझे मालूम था आप यही बोलोगे। भाषण नहीं, इससे जो लिखा है पढ़ो। सुमित्रा भी ऐसे ही बोलती थी। इससे लिखा है पढ़ो। चलो, मैं भी यही सोच रहा था। पढ़े हुए पैन डाल लेंगे आप, चिंता मत। मैं डिस्टर्ब होगा नहीं, इसमें समय पाबंदी नहीं है, बोल के हटूंगा तभी रुकूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़। श्रीमान जी, फिर आप बोलोगे तो सब बोलेंगे, फिर मुझे मत कहना। हर एक को बीच में टोकते हो और आपको भी टोकेंगे, ये आपको अधिकार नहीं है, इसके लिए मैं बैठा हूँ। आप हमारे रक्षक हो, मालिक हो। बोलिए, आप तो अपना पढ़िए। आज गुस्सा, आपको आज गुस्सा आया 5 दिन से। अरे आप इससे बोलिए तो सही है। हाँ। अरे पढ़ो तो सही। हाँ, पढ़ूंगा तो। मेरे विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ झुंझुनू में पंचायत समिति सिंघाना बुहाना सूरजगढ़ में जल ग्रहण योजना के तहत 13,000 रुपये विभिन्न किसानों के जमा करवा लिए गए, परंतु आज तक ना तो कुंड बनवाए गए और ना ही उनको जमा राशि को लौटाया गया। सरकार चाहती है कुछ किसानों की जमा राशि को बगैर ब्याज लौटा दें। अतः सरकार कुछ कुंड बनवाने में किसानों को जमा राशि का ब्याज समेत किसानों को वापिस लौटाए या कुंड बनवाए। अतः आपसे माध्यम सरकार को अनुरोध है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सूरजगढ़ झुंझुनू में पंचायत में सिंघाना बुहाना सूरजगढ़ में जल ग्रहण योजना तहत विभिन्न किसानों को दोबारा
जमा 13,000 रुपये की किसानों को ब्याज सहित लौटाए जाने की आपसे अविलंब आदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री केसाराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 के तहत राजस्थान वीरों की भूमि है। मेरे मारवाड़ जंक्शन के देवली पाबूजी के 26 जनवरी 1982 को जन्म में मेजर दलपत सिंह, जो हाइपर हीरो के नाम से जाने जाते हैं, दलपत सिंह शेखावत 1910 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय इजराइल के हाइफा शहर पर जर्मनी व तुर्की का कब्जा था। उस समय भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को हाइफा शहर को आज़ाद कराने का जिम्मा दिया गया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह कर रहे थे। जर्मनी व तुर्की सेना के पास बंदूकें व तोपें थी। दूसरी तरफ भारतीय टुकड़ी के पास केवल तलवार और भाले थे। उस युद्ध को मेजर दलपत सिंह ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए महज 1.5 घंटे में जीतकर हाइफा शहर को आज़ाद करा दिया था। मात्र 26 वर्ष की आयु में 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह युद्ध में शहीद हो गए थे। उनको हाइफा हीरो की उपाधि से इजराइल के नागरिकों ने नवाजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी हाइफा चौक जाकर शहीदों को नमन किया था। आज भी मेजर दलपत सिंह का नाम इजराइल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह को मूल गांव देवली पाबूजी में एक भव्य पैनोरमा बनाकर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। धन्यवाद। श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखने का मुझे मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले के अनेक सीमावर्ती गांवों में पेयजल की गुणवत्ता अत्यंत चिंताजनक और भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध पानी का TDS स्तर 7,000 ppm से भी अधिक है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा, जो कि 50 से 150 ppm से कई गुना ज़्यादा अधिक है। इस प्रकार पानी में फ्लोराइड की मात्रा 10 mg पर लीटर पाई जा रही है, जबकि इसकी स्वीकार्य सीमा मात्र 1 mg पर लीटर और अधिकतम अनुमेय सीमा 1.5 mg पर लीटर है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग पिछले कई वर्षों से मजबूरी में ऐसा पानी पीने को विवश है, जो धीरे धीरे उनके शरीर को, उनके परिवार को भीतर से खोखला कर रहा है। ये एक प्रकार का धीमा जहर बन चुका है। विधानसभा क्षेत्र सिव के पादरिया, रामसर, छोटी खड़ीन, हुकम सिंह की ढाणी सहित अनेक सीमावर्ती गांवों में नवजात शिशुओं में भी जन्म के साथ ही विकलांगता की समस्या सामने आ रही है, जिससे बच्चों व युवाओं में शारीरिक विकलांगता एवं मानसिक दुर्बलता, समय से पहले बुढ़ापा, दांतों और घुटनों से जुड़ी हुई समस्याएं, हड्डियों में विकृति तथा फ्लोरोसिस जैसी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्षेत्र में 55 RO प्लांट में से 30 प्लांट बंद पड़े हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बाधित हो रही है। विभाग की यह गंभीर लापरवाही ग्रामीणों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। माननीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस गंभीर जानलेवा समस्या से तुरंत निजात दिलाएं और इस और एक मजबूत और ठोस कदम आप उठाएं। श्री राजेंद्र, जो लिखा है वही पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत केंद्रीय बस स्टैंड महुआ का संचालन दौसा डिपो से करवाने के संबंध में माननीय निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ में रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड संचालित है। वर्तमान में इस बस स्टैंड का संचालन हिंडौन आगार से किया जा रहा है, जो कि करौली जिले में पड़ता है, जबकि महुआ दौसा जिले में आता है। वर्तमान में सरकार द्वारा बजट घोषणा में महुआ बस स्टैंड को करीब 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका कार्य भी पूर्ण हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा
विधानसभा क्षेत्र के विकास की कड़ी में केंद्रीय बस स्टैंड के विकास को लेकर मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, लेकिन उक्त केंद्रीय बस स्टैंड का करौली जिले से संचालन होने की वजह से प्रशासनिक एवं वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी को विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त बस स्टैंड का संचालन हिंडौन डिपो के स्थान पर दौसा डिपो से करवाने की कार्रवाई कराएं ताकि आम जनता को लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहोगे। एक श्री संजीव कुमार। श्री संजीव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाने बाबत 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय बिरानी में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। इस ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 15,000 है तथा आसपास की ग्राम पंचायत एवं गाँव की आबादी लगभग 50,000 है, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण एवं प्रसव सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी पर आश्रित है। ग्राम बिरानी के आसपास के अनेक गांव के लोग 20-25 किलोमीटर की दूरी से चलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी में इलाज हेतु आते हैं। तहसील मुख्यालय भादरा से बिरानी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। गंभीर रोगों एवं आपातकालीन ट्रॉमा सेवाओं के लिए यह क्षेत्र तहसील मुख्यालय भादरा पर आश्रित है। तहसील मुख्यालय से दूरी अधिक होने के कारण इन लोगों को हरियाणा के हिसार में इलाज हेतु जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने के कारण आपात स्थिति में मरीजों के लिए कई बार जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी में गत वर्षों की आउटडोर एवं इंडोर की स्थिति में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरानी के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लायक पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि विगत काफ़ी वर्षों से ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र पीएससी बिरानी को सीएससी में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मान्यवर, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि सामान्य प्रशासन राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक इतना दिनांक इतना में ऐसे निर्देश दिए हुए हैं कि जहां परंपरा से ही राज्य व केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में विधायक प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थानीय विधायक को आमंत्रित व शिलान्यास व लोकार्पण पट्टी में नाम अंकित होता है। लेकिन इसके विपरीत बूंदी में गत दिनों में आयोजित हुए जल संसाधन विभाग खेल संकुल के विस्तार एवं अन्य कार्यक्रमों में सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में अधिकारियों द्वारा स्थानीय विधायक को न तो आमंत्रित किया गया और न प्रोटोकॉल के तहत पट्टिकाओं में नाम अंकित किया गया, जो अनुचित और आप स्वयं विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि चुने हुए लोगों के संवैधानिक पद पर बैठे रहने वाले व्यक्ति, वो लोकसभा के अध्यक्ष हों चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों अथवा मंत्री हों, इनकी उपस्थिति में इनकी मौन स्वीकृति से ये नियमों का उल्लंघन करना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे प्रश्न संख्या इतने के जवाब में राजस्थान सरकार ने नवीन आदेश दिनांक इतने के अनुसार बताया कि इस जवाब में इस आदेश की अनुपालना में किसी भी दोषी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे लगता है कि इन नियमों की अनुपालना कराने में सरकार विफल है और इस आदेश को निरस्त कराने का कष्ट करें ताकि स्थानीय विवाद न हो। अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस आदेश की अनुपालना उल्लंघन करने से संबंधित जो लिखा न हो, यही तक है। यही तो लिखा है सर। मैं स्थानीय विवाद ना, ये रहा
ये दो एक ही लाइन। इसमें क्या है? आपको ने जो सबमिट किया मैं वही पढ़ा रहा तो हूँ। उसमें मिस प्रिंट हो गया होगा सर, नहीं हुआ, टूट गया होगा। लेकिन आपसे निवेदन है सर, आपसे निवेदन। पितलिया, श्री लादूलाल पितलिया, आपका संरक्षण चाह रहे हैं। स्वभाव है। श्री लादूलाल पितलिया, श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में। महोदय, विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना जिला झालावाड़ का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। ये मध्य प्रदेश सीमा से लगता है। मैं पिछले काफ़ी समय से मांग कर रहा हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का किया जाए। मनोर थाना में ओपीडी लगभग 500 प्रतिदिन है, क्योंकि मनोर थाना में लगभग 150 गांव से ग्रामीण आते हैं। लगभग आबादी 1,05,000 का विस्तार हो चुका है। नज़दीक में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। सबसे ज़्यादा आउटडोर रोगी आते हैं। पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है। लोगों को बहुत कठिनाइयाँ आती है। मजदूर वर्ग के लोग आए दिन चोटिल हो जाते हैं, जिससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर झालावाड़ रेफर करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में कोई बड़ी सुविधा नहीं है, जबकि अस्पताल का भवन पर्याप्त है, परंतु चिकित्सकों के आवास नहीं है। वह चिकित्सकों के पद काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रानीपुरा, भोजपुर, पचेटा, बट्टूखेड़ी, समरोल, गुराड़ी, गढ़ावली में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। कोलूखेड़ी कला, लास, आमेटा, चुरेलिया को उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया जाए। भालता व जावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने का श्रम करावे। धन्यवाद। श्री अनिल कुमार शर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, निवेदन है कि प्रदेश में संचालित गौशालाओं की हो रही दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। जाके बात कर लें। कोई कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रथम चरण के अनुदान की राशि 4 महीनों चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, एवं समय पर दी जाती थी, या उनको बुला लो। लेकिन वर्तमान में डबल इंजन सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के जश्न में गौ माता का पूजन कर ढिंडोरा पीट रही है। वहीं दूसरी तरफ 4 माह की अनुदान राशि को 3 महीने देने की बात कह रही है। उसमें भी बजट का अभाव दिखाते हुए 70% राशि का अनुमोदन किया गया है। वो भी आज तक किसी भी गौशाला के खाते में या तो नहीं आया है। चले जाओ। संपूर्ण प्रदेश में करीब यहाँ काफी देर से 1.5 करोड़ गौवंश हैं। आपके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं। प्रदेश की 3000 गौशालाओं में लगभग 12 लाख गौवंश ही संधारित हैं। वर्तमान सरकार एक तरफ जहां सनातन धर्म सीनियर हो व गौरक्षा का ढिंडोरा पीट रही है, वहीं शेष व निराश्रित तथा पशुपालकों के पास मौजूद लगभग 1.42 लाख की व्यवस्था, सेवा, संरक्षण व संवर्धन के बारे में सरकार की क्या मंशा है। गौपालन निदेशालय आज तक पशुपालन विभाग के भरोसे चल रहा है। जिला स्तर पर जिला को गौपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे प्रदेश भर की गौशालाओं को काफ़ी राहत मिल सकेगी एवं सरकार की योजनाओं व अनुदान प्रक्रिया का लाभ सही समय पर मिल सकेगा। अतः उक्त संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया गौवंश को दिए जाने वाले अनुदान तथा उनके संरक्षण व संवर्धन के संबंध में समुचित निर्देश प्रदान करावें। धन्यवाद। श्री घनश्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार के लोक महत्व में आग्रह करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम के लिए लाइफ लाइन का काम करने वाली निम्न बड़ी
संख्या की यातायात गणना वाली सड़कें लंबे समय से जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने से हल्के भारी सभी प्रकार के यात्री एवं मालवाहक वाहनों में के आवागमन में भारी परेशानी आ रही है। क्षतिग्रस्तता और कम चौड़ाई के कारण नित्य प्रति सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। निम्नांकित सड़कों को पुनः निर्माण एवं मांग आवश्यकता अनुसार सड़कों की चौड़ाईकरण कराया जावे। स्टेट हाईवे 25 खेड़ला तहसील महुआ टोडा भीम सीमा से बाया टोडा भीम बालघाट नांदोती से सराय जिला सवाई माधोपुर तक 7 मीटर चौड़ाई सहित 60 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। नांदोती के बाईपास निर्माण हेतु 11 किलोमीटर लंबी सड़क। गांव नायंद से तालचड़ा तक निर्माण एवं पापड़ा घाटी 10 किलोमीटर। करीरी टोडा भीम बाया मिर्जापुर सड़क के चौड़ाईकरण का कार्य दूरी 10 किलोमीटर। पथवारी से घासीराम बाबा आश्रम कदम कुंडी वाया माता सूड़ा पाड़ली खुर्द होते हुए सड़क निर्माण कार्य दूरी 9 किलोमीटर। आंधिया खेड़ा से धोलेटा सड़क निर्माण कार्य 3 किलोमीटर। सीकरोड़ी रायसना हड़लौदा जीतकीपुर दलपुरा और गुड़ा चंद्रजी टोडा भीम पाड़ला भजेड़ा अप टू NH 11 गोपाल होटल MDR 219 दूरी 12.5 किलोमीटर। कुंजेला से बड़ागांव तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य आदि स्वीकृति जारी करवाकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जावे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरवीर सिंह, श्री हरलाल सहारण। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को 295 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से चूरू मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र जिला कलेक्ट्रेट भवन 68 साल पुराना है, अत्यंत जर्जर हो चुका है, जिसके कारण वर्तमान में पुराने ढांचे को ढा दिया गया है और पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन को जर्जर होने को निर्माण कार्य चलने के कारण वर्तमान में जिला कलेक्टर कार्यालय, SP कार्यालय, SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग अलग अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। इस बिखराव की वजह से पूरे जिले में आने वाले नागरिकों को विभाग से एक दूसरे विभाग में बंटना पड़ रहा है और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए यहाँ से एक मिनी सचिवालय की आवश्यकता है तथा आमजन की सभी राज्य के विभागों का लाभ एक छत के नीचे मिल सके। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु कागजी घोषणा की गई, परंतु धरातल पर उतारा नहीं। हमारी वर्तमान सरकार इसे धरातल पर उतारा। वर्तमान में निर्माण कार्य चालू है और चूरू जिला मुख्यालय मिनी सचिवालय निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, परंतु इस कार्य का अनुमत लागत लगभग 100 करोड़ है। मेरा सदन के माध्यम से मांग है शेष बजट राशि आवंटन किए जाए ताकि राज्य के कार्य क्षमता में सुधार हो सके, जनता का राहत मिल सके। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के प्रदेश में किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन एवं किसानों को सिंगल फेज कृषि विद्युत कनेक्शन की मांग के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए कैटेगरी निर्धारित कर रखी हैं। सामान्य और अनुसूचित जाति SC के 2 वर्ग हैं, जबकि ST वर्ग के लिए सभी क्षेत्रों में आरक्षण कर रखा है। विद्युत विभाग मात्र एक है जिनमें ST वर्ग के लिए कृषि कनेक्शन में कोई कोटा निर्धारित नहीं है। कृषि विद्युत कनेक्शन में सामान्य वर्ग के साथ ही ST वर्ग को जोड़ रखा है,
जबकि एससी वर्ग के लिए कृषि कनेक्शन में अलग से वरीयता निर्धारित है, जबकि गरीब, असहाय, आदिवासी समुदाय, अंतिम पिछड़ा, कमजोर वर्ग एसटी को सामान्य वर्ग के साथ रखकर वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाता है। भूमिगत जल स्तर कम होने से किसानों ने सिंगल फेज की कृषि विद्युत कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, जबकि पानी कम होने पर भी विद्युत भार के पंप लगाने को किसान मजबूर है। विभाग को बिल राशि भी अधिक जमा कराते हैं। कृषि के क्षेत्र में विभाग द्वारा सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन अभी नहीं दिया जा रहा है। विभाग आदेश करके कनेक्शन जारी करें तो बिजली की सीजत, विद्युत भार चोरी आदि भी कम हो जाएगी और किसानों को भी राहत मिल सकेगी। सिंगल फेज कनेक्शन का आदेश होने से प्रदेश भर के किसानों को सुकून मिलेगा। मेरा सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि कृषि विद्युत कनेक्शन में एससी वर्ग की ही तरह एसटी को अलग कैटेगरी निर्धारित करने के साथ ही किसानों की मांग के अनुसार कृषि के लिए सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन जारी करने का आदेश करवाकर राहत प्रदान करें। जय हिंद। श्री पितराम सिंह धन्यवाद। काला। श्री पितराम सिंह काला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 295 के तहत विशेष प्रस्ताव के लिए अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, पिलानी विधानसभा के समस्त गांव व कस्बे में पीने के पानी की गंभीर स्थिति उत्पन्न है। पानी के वर्तमान ट्यूबवेल अधिकांश सूख चुके हैं। पीने के पानी के लिए प्रतिदिन आम जनता स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में प्रतिदिन झगड़े होते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं। आम नागरिकों को पीने का पानी महीनों तक उपलब्ध नहीं होता है। लाइन की भी कई बार समस्या आती है, वो दुरुस्त नहीं हो पाती है। गांव व कस्बों में ट्यूबवेल सूख चुके हैं वो सूखे निकल रहे हैं। बड़े गांव व कस्बों में जैसे हमारे मंडेला है, पिलानी है, चिड़ावा के लोग प्रतिदिन पानी के टंकर डलवाने को मजबूर हैं। आम आदमी, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी सब परेशान हैं। नड़ में 16 ट्यूबवेल हैं, उसमें से 13 सूख चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। यही स्थिति देवरोड, पीपली इत्यादि गाँव की है। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं से सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक गांव व कस्बों में ड्राई के विरुद्ध नए ट्यूबवेल स्वीकृत करने का श्रम करें। प्रत्येक परिवार को जिनके कुंड नहीं है को सरकार 90% अनुदान देकर कुंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावें, जिससे आम आदमी को पीने के पानी के अभाव में पलायन होने को मजबूर नहीं पड़े। धन्यवाद। श्री लादूलाल पितलिया। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। महोदय, उपरोक्त विषय पर मैं एक महत्वपूर्ण मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। कपड़ों की हजारों की संख्या में फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल स्थापित हैं। यहाँ पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारी भीलवाड़ा जिले में आते हैं। भीलवाड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से भीलवाड़ा जिले की तथा मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा की बहुत ही बड़ी समस्या मांस मछली की दुकानों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो नियमानुसार संचालित नहीं हो रही है। नियमानुसार मांस की खुले में बिक्री नहीं की जा सकती है। दुकानों पर स्लॉटर हाउस से माल लाकर बेचा जा सकता है तथा मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस भी जरूरी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले तथा मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में बहुत ही कम दुकानदारों के पास ऐसे लाइसेंस हैं, परंतु बड़ी तादाद में अवैध रूप से मांस मछली की दुकानें चल रही हैं। कई जगह तो विद्यालयों एवं सार्वजनिक पार्कों तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों बाजारों में मांस मछली की दुकानें संचालित हो रखी है। इसके अलावा दुकानों पर ही जानवरों को काटा जाता है, जिससे जानवरों के खून से
नालियां भरी रहती हैं। साथ ही दुकानदारों के बाहर जानवरों के अवशेषों को बाहर टांग कर उनका प्रदर्शन किया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है और मांस के टुकड़े सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें खाकर आवारा कुत्ता हिंसक होने आम जनता को काटकर घायल कर देते हैं। विगत दिनों में बच्चों एवं बुजुर्गों को कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जिन भी अधिकारियों कर्मचारियों आपका पूरा हो गया जो लिखा हुआ है? ये नहीं है, ये आपका खुद का पढ़ रहे हो, जो यहाँ दे रखा है वो ये रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। खजूर शाम की जय। अपना 295 में जो आपने यहाँ सबमिट किया है वही पढ़ने की अनुमति होती है। पर्ची एक बता दूं कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी शादियां हैं, दोनों पक्षों से चर्चा हो गई है, तो आज ये कंटिन्यू रहेगा। पर्ची के बाद बहस शुरू हो जाएगी। श्री मनीष यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में बजट वर्ष 2023-24 में उपजिला एवं ट्रॉमा अस्पताल की घोषणा की गई और 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक निर्माण नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा कि 28 मई 2025 को अस्पताल निर्माण के लिए ई निविदा जारी की गई, परंतु भूमि क्षेत्र